नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। इस खास बुलेटिन में हम आपको देश विदेश की 100 खबरों से रूबरू कराएंगे, इसलिए बने रहे हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन जारी है। यहां दो आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। वहीं बांदीपोरा के हाजिन इलाके में भी सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इसमें सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। पुलिस टीम और सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि बांदीपुरा में मारे गए आतंकवादी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों दलों यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में आज देश राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बंद से पहले कहा कि तीनों दलों के नेता और कार्यकर्ता इस बंद को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि लोगों को केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। संघर्ष में किसान अकेले नहीं है, उनके साथ एकजुटता दिखाने की प्रक्रिया महाराष्ट्र से शुरू होनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि आधी रात से प्रदेशव्यापी बंद की शुरुआत हो चुकी है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नागरिकों से मिल रहे हैं। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ से राज्य के किसान बेहाल है, जिनकी तरफ ध्यान देने के बजाय सरकार लखीमपुर खीरी घटना का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बंद का आयोजन कर रही है। जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर हमले के बाद हरकत में आए सुरक्षा बलों ने 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इन्हें आतंकियों का मददगार भी बताया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में घाटी में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित, हिंदू, सिख समुदाय के लोगों के साथ स्थानीय नागरिकों को भी निशाना बनाया हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिविलियन की हत्या के मामले में 4 लोगों को रविवार रात गिरफ्तार किया है। 5 अक्टूबर को बांदीपोरा इलाके के शाहगुंज इलाके में रहने वाले मोहम्मद शफी नाम का व्यक्ति इसकी हत्या की गई थी। वारदात को लश्कर ए तैयब के टीआरएफ ग्रुप के हैंडलर लाला उमर के कहने पर अंजाम दिया गया था। इसके अलावा भी कई आरोपियों की तलाश की जा रही है। एनआईए ने रविवार को जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी की। ये छापे श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और बारामूली में मारे गए। यह कार्रवाई वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के पब्लिकेशन और आईडी के बरामदगी मामलों में की गई है। मैगजीन पर युवाओं को भड़काने वाला कंटेंट पब्लिश करने का आरोप है। बच्चे को देखते ही माता पिता की दिन भर की थकान दूर हो जाती है, लेकिन गुजरात में एक ऐसा वाक्य आया है जहां एक पिता ने अपने 1.5 साल के बच्चे को गौशाले में छोड़कर भाग चुका। गांधीनगर गौशाला के गेट पर बच्चे के रोने की आवाज सुनकर शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे एक कर्मचारी ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। गृह मंत्री के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई। गांधीनगर के एसपी मयूर चावड़ा ने करीब 100 पुलिसकर्मियों को बच्चों के पिता की खोज में लगाने का काम शुरू किया। गौशाला से शुरू करके गांधीनगर शहर के 65 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए। इस दौरान पता चला कि गौशाला के पास एक कार आई थी। नंबर ट्रेस करने पर कार का संचालक सचिन दीक्षित के नाम से पाया गया। पुलिसिया पूछताछ में पता चला कि वडोदरा की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी करने वाले सचिन के परिवार में माता पिता, पत्नी और 5 साल का बेटा है। वहीं उसकी पत्नी अनुराधा जीआईडीसी में अपनी कंपनी चलाती है। अनुराधा ने पुलिस की पूछताछ में कहा कि वह इस बच्चे की मां नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी बड़े मुद्दे पर फैसला लेने से पहले 2-3 बार बैठक करते हैं। वे विरोधी की बात और धैर्य के साथ सुनते हैं, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के काम करने के अंदाज को काफी करीब से देखा है। किसी भी मसले पर जब कोई बैठक होती है तो मोदी जी कम बोलते हैं। शाह ने कहा, मोदी अच्छी सलाह देने वालों के लोगों की प्राथमिकता देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सलाह देने वाला व्यक्ति आखिर है कौन। अमित शाह ने कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर भी पीएम मोदी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इस कानून के बारे में चिंता करने जैसी कोई बात ही नहीं है। शाह का कहना है कि 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसका मतलब किसानों को हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए मिल रहे हैं। कुछ समय पहले यूपीए सरकार ने 60,000 करोड़ लोन माफ किया था।
एनआईए ने वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के प्रकाशन और आईडी की बरामदगी मामले में जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी करी है, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम समेत कई स्थान शामिल हैं। एनआईए ने हौसन रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में ड्राइवर आरिपोवा जवान नवासी नईम अहमद भटक के घर पर छापेमारी की। वहीं बागीनंद सिंह चट्टभल में मुश्ताक अहमद डोर के घर पर भी छापेमारी हुई। 2020 से वीओएच नाम के ऑनलाइन मासिक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। इसके प्रकाशकों में मैगजीन के जरिए घाटी में मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का आरोप लगाया गया है। जिहादी पत्रिका को चलाने वाली लंबे समय से जांच एजेंसियों को चकमा दे रहे थे। अलग अलग वीपीएन नंबर के जरिए इस वेबसाइट को ऑपरेट किया जा रहा है। आतंकी संगठन आईएसआईएस की साजिश के सिलसिले में इसी साल 29 जून को मामला दर्ज किया गया था। भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद छेड़ने के लिए देश में मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की योजना सामने आई है। एनआईए ने बताया कि आईएसआईएस के आतंकी भारत में अलग अलग जगहों पर ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने फर्जी ऑनलाइन पहचान बनाकर अपना एक नेटवर्क खड़ा कर रखा है। कोयले की कमी से पंजाब में पैदा हुए बिजली संकट से किसान भड़क उठे हैं। इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन जालंधर नेशनल हाईवे जाम करेगी। इस दौरान अमृतसर और लुधियाना की तरफ आवाजाही बंद रहेगी। यह जाम कितनी देर तक रहेगा, इसको लेकर किसान नेताओं ने भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार या बड़े अफसर कोई ठोस हल नहीं निकालते तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बीक्यू के जिला प्रधान मनदीप समरा, मुख्य प्रवक्ता जथेंद्र कश्मीर सिंह जंडियाला और जिला यूथ प्रधान अमरजोत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं करवा रही है। किसानों के जाम की वजह से जालंधर से लुधियाना, राजपुरा, अंबाला, पानीपत और दिल्ली जाने का सीधा रास्ता बंद रहेगा। इस तरह लुधियाना से सीधे हाईवे के जरिए जालंधर अमृतसर जाने वालों का रास्ता बंद रहेगा। नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे को रविवार शादी के में सम्मिलित होने में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी, लेकिन ये कहीं नजर नहीं आए। इस इवेंट से दो बड़े चेहरे गायब थे, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह। नवजोत सिंह सिद्धू तो अभी पार्टी में ही हैं, पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, मगर कभी चन्नी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खास भी रह चुके हैं। इन दिनों वो पार्टी के कारण उनसे दूर हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बेटे की सादगी भरी शादी जितना चर्चा में रही, उतना ही इन बड़े नेताओं का शादी में नहीं पहुंचना विवाद में रहा। खास बात यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विजय इंद्र सिंगला भी शादी से दूर रहे हैं। शादी के बाद कांग्रेस की अगली रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहीं कांग्रेस में 3 माह पहले जैसे हालात तो नहीं बन रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अब लखीमपुर खीरी में मार्च के लिए जा रहे थे, तब उनकी ओर से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी के अपशब्द बोले गए थे, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और दूसरे नेता लखीमपुर खीरी से सीधे शादी समारोह की तैयारियों में जुट गए थे और नवजोत सिंह सिद्धू और विजय इंद्र सिंगला के साथ सीधे वैष्णो देवी माता के मंदिर में माथा टेकने पहुंच गए। पंजाब में बिजली संकट के चलते कोयले की कमी से बिजली उत्पादन गिरकर आधे से कम हो गया है। प्रदेश में 6वां थर्मल प्लांट यूनिट बंद करना पड़ा। रविवार को गोविंदवाल साहिब की एक यूनिट बंद करनी पड़ी। हालांकि पहले बंद हुई 5 यूनिट में से एक को बाद में चला दिया गया, जिसके बाद प्राइवेट थर्मल प्लांटों के पास 36 घंटे का कोयला बचा है। वहीं सरकार थर्मल प्लांटों के लिए रविवार को 11 रैक कोयला पहुंचा रही है, जिससे प्लांट तक जाने में 2 से 3 दिन लगेंगे। जो प्लांट चल रहे हैं उनमें भी क्षमता से आधी बिजली ही उत्पादन की बची है। पावरकॉम के सीएमडी ए वेणुगोपाल ने कहा कि जरूरत के मुताबिक कोयला नहीं आ रहा है। हमें 22 रैक कोयले की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 11 ही मिला है। इस वजह से बिजली के प्रोडक्शन और डिमांड में काफी अंतर आ गया है। पंजाब में बिजली की मांग करीब 8,300 मेगावाट प्रतिदिन है। फिलहाल सरकारी और प्राइवेट थर्मल प्लांटों में इससे अधिक बिजली बन रही है। सरकारी थर्मल प्लांटों में बिजली उत्पादन 1,500 मेगावाट तक गिर चुका है। अब पंजाब सरकार नेशनल ग्रिड से 11.60 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रही है। रविवार को भी 1,800 मेगावाट बिजली खरीदी गई, जिसके बावजूद फेस्टिवल सीजन में भी लोगों को बिजली कट झेलने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रविवार सुबह 85 साल की उम्र में निधन हो चुका। उन्होंने मुस्लिम देशों का पहला एटॉमिक बम बनाया था, इसलिए इन्हें इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब का जनक भी कहा जाता है।
उन पर कई देशों को परमाणु तकनीक बेचने के भी आरोप लगे थे। उन्हें शनिवार रात को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें रविवार सुबह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में 5 न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था। इसके जवाब में के तौर पर डॉक्टर कदीर की अगुवाई में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर परीक्षण किया। रूस के ताजिकिस्तान इलाके में रविवार को एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया। इमरजेंसी मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने बताया कि हादसे में 16 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को प्लेन के मलबे से निकाला गया। प्लेन में 21 पैराशूट ड्राइवर समेत 23 लोग सवार थे। लोकल हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि शायद घायलों में से एक की हालत गंभीर है। इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक मरने वाले 16 लोगों में प्लेन के 2 पायलट भी शामिल हैं। जिन 7 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया है वो भी बुरी तरह से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही प्लेन जमीन पर गिर गया। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गोरेगांव से दूसरी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने उसके पास से काफी मात्रा में कोकीन भी बरामद की है। एनसीबी के मुताबिक नाइजीरिया का नागरिक बताया जा रहा है। इसका नाम ओकारो ओजामा है। यह विदेशी नागरिक ड्रग्स केस की अहम कड़ी है। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की मुश्किलें हैं जो बढ़ रही हैं। 6 रातें एनसीबी कस्टडी में काटने के बाद भी वे 2 रातें जुडिशियल कस्टडी में बिता चुके हैं। उनके वकील सतीश मानशिंदे ने शनिवार शाम को सेशन कोर्ट में उनकी जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई सोमवार को ही होगी। यानी आर्यन को अभी एक और रात ऑर्थर रोड जेल में बितानी पड़ सकती है। एनसीबी कोर्ट में दलील दे सकते हैं कि वह दोनों ही आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है, इसलिए आर्यन को बेल ना दी जाए। अगर कोर्ट ने एनसीबी की दलील मान ली तो आर्यन को कुछ और दिन जेल में बिताने होंगे। आर्यन पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में थे। अचित और आर्यन की एक के जेल में होने के कारण एनसीबी के लिए दोनों के साथ पूछताछ करना बेहद आसान है, इसलिए इस बात को आधार बनाकर एनसीबी सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत का विरोध कर सकती है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह आखिरकार मान गए हैं। उन्होंने रविवार को बुरहानपुर में आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल होकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। उनका कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से बीमार क्या हुआ, लोगों ने पार्टी छोड़ने की अफवाहें फैला दी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से भाजपा में ही रहूंगा। सम्मेलन में भाजपा के प्रत्याशियों ने कार्यक्रम में हर्ष के शामिल होने पर उन्हें धन्यवाद भी दिया। खंडवा लोकसभा सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद से ही खाली हुई थी। पार्टी से उनके बेटे हर्षवर्धन टिकट मांग रहे थे। भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल को प्रत्याशी बना दिया गया। वहीं हर्ष इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने दूरियां भी बना ली। अटकलें लगने लगी कि हर्ष दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं या फिर प्रत्याशी का साथ नहीं देंगे। इसके बाद पार्टी ने अंदरूनी तौर पर हर्ष को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी। क्षेत्र में चुनावी रणनीति तय करने के लिए रविवार शाम शाहपुर में युवा सम्मेलन रखा गया। इसमें भाजपा प्रत्याध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद है। हालांकि इसमें मीडिया को शामिल नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विस सीटों पर हो रहे चुनाव में निर्वाचन आयोग सोमवार को नामांकन पत्र की जांच कर सकता है। 14 अक्टूबर तक सीटें पर उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद 15 अक्टूबर से राजनीतिक दलों का चुनावी प्रचार गति पकड़ सकता है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। इसमें तय किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत पार्टी के सभी नेता किसी एक जगह पहुंचकर विजय संकल्प भगवा ध्वज फहराएंगे। पार्टी का हर कार्यकर्ता इस दिन जीत का संकल्प लेकर ध्वज फहराएगा। समिति के अध्यक्ष एवं नगरीय विकास एवं आवासीय मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि आयोजन में केंद्रीय नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में तय हुआ है कि नवमी के दिन हर बूथ पर लाडली लक्ष्मी की पाठ पूजन किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर किया जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी सोमवार को लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 30 और डीजल की कीमत 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी से बढ़ गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104 रुपए 44 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। इस महीने 11 दिन में पेट्रोल और डीजल 10 बार महंगा हो चुका है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि कच्चे तेल की मांग बढ़ने के कारण इसके दाम $80 के पार निकल गए हैं और ये आने वाले दिनों में $90 तक जा सकता है।
प्रतापगढ़ की विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बागी होकर मैदान में डटे धरियावद सीट पर भाजपा के विधायक रहे गौतम लाल मीणा के पुत्र कन्हैया लाल मीणा को मनाने में बीजेपी सफल हो गई। नामांकन के बाद पिछले दिनों से दिवंगत विधायक पुत्र को मनाने के लिए प्रदेश भाजपा के कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की। रविवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कन्हैयालाल की मौजूदगी में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली और दावा किया कि वे अब निर्दलीय भरे गए नामांकन को वापस ले लेंगे। कन्हैयालाल ने भी कहा कि भाजपा से अलग होकर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने मन बदल लिया है। हमारी टीम भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह को जिताने के लिए काम करेगी। कन्हैयालाल ने अपने नाम की घोषणा की तैयारी में एक दिन पहले नामांकन पत्र भी दाखिल किया था, जिसके बाद से ऐन मौके पर बीजेपी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले का जिक्र कर धरियावाद के खेत सिंह मीणा को मैदान में उतार दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज कन्हैयालाल मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस बीच शनिवार को जयपुर से लसडिया पहुंच गए कई बीजेपी नेताओं ने कन्हैयालाल से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने के लिए मुनाहार की। रतलाम में नवरात्र में गरबा और दुर्गा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर विश्व हिंदू परिषद ने रोक लगा दी है। बता दें कि हिंदू परिषद धर्म प्रसार विभाग के सदस्यों ने दुर्गा पंडालों के बाहर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर पर साफ लिखा है, गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। विहिप कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें गैर हिंदुओं के अवांछित गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। इसमें बड़ी संख्या में युवतियां और बालिकाएं गरबा करती हैं। इस बार विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग के कार्यकर्ताओं ने गरबा पंडाल में जाकर गैर हिंदू लोगों के प्रवेश निषेध के पोस्टर चिपका दिए हैं। गैर हिंदू लोगों के गरबा पंडालों में प्रवेश नहीं करने पर पोस्टर लगाने के सवाल पर वेब के धर्म प्रसार विभाग ने जिला मंत्री चंदन शर्मा ने कहा कि गैर हिंदू युवक गरबा पंडालों में प्रवेश कर अवांछित गतिविधियां करते हैं। बिजली, कोयला, सिंचाई के पानी के संकट से जूझ रहा राजस्थान अब किसानों की बुआई के लिए काम करने वाले डीआईपी खाद की कमी की भीमारू होने वाला लगा है। राजस्थान में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। इस खाद के लिए अलग अलग जिलों और कस्बों में क्रय विक्रय सहकारी समिति और उनके डिपो पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने डीएपी की जगह एएसपी खाद खरीदने की सलाह दी है। मिसमैनेजमेंट के आरोपों से घिरी सरकार के कृषि मंत्री कटारिया ने अब डीएपी की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। मंत्री का आरोप है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान 450 लाख मैट्रिक टन मांगे की हैं, लेकिन 3,07 लाख मीट्रिक टन डीएपी की ही पूर्ति हो सकी है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में डीएपी सप्लाई में सुधार लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने किसानों से विकल्प के तौर पर सिंगल सुपर फॉस्फेट और एनपीके का इस्तेमाल करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के शिक्षक बेरोजगारी से इस कदर परेशान है कि अब नक्सली बनने का ख्याल इनके मन में आ रहा है। ऐसी बातें लिखे पोस्टर लेकर बस्तर और सरगुजा संभाग के सैकड़ों शिक्षक रायपुर पहुंचे हुए हैं। बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बनाने का सपना आंखों में और अब बेरोजगारी के आंसू भी है, इसलिए मन में हथियार उठाने की चाहत पनप रही है। पिछले कुछ दिनों से रायपुर में धरना दे रहे हैं और सरकार से मांग रहे हैं कि इन्हें रोजगार दिया जाए। सभी शिक्षक साल 2019 में आयोजित भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन को क्लियर कर चुके हैं। किसी को राज्य में टॉप 5 में जगह मिली है तो किसी टॉप 10 में अच्छी रैंक हासिल की थी। इसके बाद भी इनकी पोस्टिंग नहीं की जा रही है। 3 साल से सरकारी नौकरी का सपना संजोए कड़ी मेहनत के बाद भी हाथ बेरोजगारी से भरा हुआ है। राज्य के टॉप 5 मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने वाले मनोज सिन्हा बेहद परेशान दिख रहे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 2.5 साल सीएम के मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बार जो सीएम बन जाता है वही रहता है। करवदा हिंसा पर कहा कि भाजपा और आरएसएस ने बाहर से गुंडे बुलवाकर हिंसा कराई है। गौरेला पेंड्रा वरवाई पहुंचने साहू ने कहा कि करवदा के लोग शांतिप्रिय हैं, किसी प्रकार की घटना घटित नहीं कर सकते। पीएम के मुद्दे पर साहू का यह पहला स्पष्ट बयान है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि रमन सिंह स्पष्ट करें कि कवर्धा में जिन पर मामला दर्ज हुआ है वह 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या अधिक हैं। रमन सिंह ने करवधा मामले में 70 बच्चों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था। साहू ने कहा कि एफआईआर में कोई भी करवधा का व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये बाहर से आए हुए हैं जिनके बारे में वीडियो फुटेज के आधार पर छानबीन की जा रही है।
गृह मंत्री ने करवधा में इंटेलिजेंस फेलियर मानने से इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि एक बार जो मुख्यमंत्री बन जाता है वही रहता है। हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कभी कभी परिस्थिति के कारण कोई 15 साल भी मुख्यमंत्री रह जाता है। अक्टूबर की रात आशीष को गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस दौरान पुलिस ने आशीष से पूछताछ कर लखीमपुर खीरी के सेशन कोर्ट में 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी डाली थी। लखीमपुर खीरी के सेशन कोर्ट में गिरफ्तार होने के बाद आशीष मिश्रा के वकील ने पुलिस की कस्टडी रिमांड का विरोध किया था। माना जा रहा है कि सोमवार को भी सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह पुलिस कस्टडी रिमांड का विरोध कर सकते हैं। उनका कहना है कि जब इस मामले में किसी तरीके की कोई बरामदगी या अन्य कोई एविडेंस जुटाने की जरूरत नहीं है, तब पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। आशीष पर मर्डर एक्सीडेंट में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धारणाओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए गए हैं। आशीष का क्राइम ब्रांच में ही मेडिकल टेस्ट भी हुआ है। तो टॉप 100 की खबरों में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज नेशनल। नमस्कार।